हेलो एवरीवन। तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 रहने वाला है, जिसके अंदर कि हम साइकोलॉजी से रिलेटेड या बीएड पोर्शन जितना भी हमारा है उससे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? डेवलपमेंट मीन अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। हु सेड दिस? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि विकास का अर्थ है एक उन्नतशील परिवर्तन श्रृंखला जो कि अनुभव और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप नियमित रूप से भावी आदर्श के रूप में घटित होती है। यह किसका कथन है? हमने ये बताना है कि इसमें से किसने ये कहा है, किसकी ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट है आपका G.W. एल्पर्ट, सेकंड है आपका E.B. हरलॉक, थर्ड है आपका J.E. एंडरसन, फोर्थ है आपका एंजल्स। आपने बताना है कि कौन सा है इसमें से। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। E.B. हरलॉक के अनुसार क्या है कि विकास का अर्थ होता है कि एक उन्नतशील परिवर्तन श्रृंखला जो कि कब आती है? अनुभव और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विकास में समाविष्ट है। अब डेवलपमेंट इंक्लूड, जो डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? फर्स्ट है आपका इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के साथ अनंत क्रिया। सेकंड है आपका मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता। थर्ड है आपका ग्रोथ एंड कैपेबिलिटीज, यानी कि अभिवृद्धि और क्षमता। फोर्थ है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हम वहाँ पर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट भी देखते हैं, मैच्योरिटी भी देखते हैं, ग्रोथ भी देखते हैं और क्षमता भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कहता है एक बालक असभ्य नौकर से जो उसकी देखभाल करता है अशिष्ट भाषा ग्रहण करता है। अब कोई एक बच्चा है, मान लो उसके लिए कोई एक ऐसा घर पे नौकर रखा है जो क्या करता है, एक तरह से अभद्र भाषा का उपयोग करता है। तो इससे जो बच्चा है वो किस तरह की भाषा सीखेगा? वो भी अशिष्ट भाषा ही सीखेगा। अगर उसके माता पिता भद्र है तो भद्र माता पिता दुविधा में है कि क्या करे। अब उसके जो पेरेंट्स है वो दुविधा में है कि उन्हें अब क्या करना है। इस स्थिति में अभिवृद्धि और विकास के किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? अब आपने बताना है कि यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल लगा है या कौन सा यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट लगा है। पहला है आपका वंशाक्रम व पर्यावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत। सेकंड है आपका विशेषक विकास का सिद्धांत। थर्ड है आपका अंत संबंधों का सिद्धांत। फोर्थ है आपका सारूप्यों की कमी। तो अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो यहाँ पर क्या कहा गया है? अ चाइल्ड पिक अप a language from a vulgar attendant who is the caretaker. The noble parents fail to understand what to do. What principle of growth and development is applicable in this case? First one is the principle of interaction of heredity and environment. Second one is the principle of differential development. Third one is the principle of interrelation. Fourth one is the lack of uniformity. तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर किस चीज़ का उपयोग हुआ है? यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का उपयोग हुआ है, क्योंकि जो बच्चा है वो कहाँ से सीख रहा है? इंटरेक्शन से सीख रहा है, अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा विकास का संबंध है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिलेटेड, हम भाषा किससे सीखते हैं? भाषा विकास किससे रिलेट करती है? वृद्धि से, जैसे हमारी एज बढ़ती है उससे, या डेवलपमेंट से, जैसे हम डेवलप्ड होते रहते हैं वैसे, या दोनों, वृद्धि एंड डेवलपमेंट, या इनमें से कोई भी नहीं? आपने ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकास से। जब भी हम भाषा की बात करते हैं या लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी किससे रिलेटेड होती है? हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ऑरिजिन स्पीशीज बाय मीन नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डार्विनिज्म। डार्विनिज्म ने ये बुक आपकी लिखी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है आपका, एक शिशु बहुत से व्यक्तियों को अभिभावक स्वरूप पापा शब्द का प्रयोग करता है और बाद में केवल अपने पिता के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है। इस अवस्था में अभिवृद्धि और विकास के किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है, अनुप्रयोग किया गया है? तो आपने यहाँ पर क्या बताना है? जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो सिमिलरली किसको बताता है? हर एक इंसान को पापा शब्द कहकर बुलाता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलरली अपने पापा को ही पापा कहता है।
तो किस तरह का प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, आपने ये बताना है। फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सेकंड वन इज द डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, थर्ड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, फोर्थ वन इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो फर्स्ट अगर हम बात करें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि सेम रहेगा हर जगह पे। फिर है डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये आपका एक राइट आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले वो जनरली ट्रीट कर रहे हैं सबको पापा, बट वो लास्ट में एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स तक पहुंच रहे हैं, वो एक ही पर्सन को पापा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इस निम्नलिखित में से कौन सा विकास और वृद्धि का नियम नहीं है। अब इसमें कौन सा नियम नहीं है हमारी वृद्धि और विकास का, ये बताना है। विच वन इज द नॉट द लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला है आपका प्रतिगमन का नियम, सेकंड है विकास की भविष्य वक्तृता का सिद्धांत, थर्ड है आपका विशेषक विकास का सिद्धांत, फोर्थ है आपका एकीकरण का सिद्धांत। पहला है लॉ ऑफ रिग्रेशन, सेकंड है डेवलपमेंट इन प्रिडिक्टेबिलिटी, थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट, फोर्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन हमने अभी पढ़ा था, इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट भी हमने बात करी है, एंड डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, तो हमारा लॉ ऑफ रिग्रेशन हो जाएगा। प्रतिगमन का नियम क्या है, एक तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हम जवानी में सीखते हैं, आयु बढ़ने पर इसका अवबोध करते हैं, इस कथन का क्या अर्थ होता है, ये क्या दर्शाता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, इन यूथ वी लर्न, इन एज वी अंडरस्टैंड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट इंडिकेट, इसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट वन इज द रिलेशनशिप ऑफ लर्निंग विद एज, की अधिगम का आयु से क्या संबंध है। सेकंड है लर्निंग स्टॉप एट अडल्टहुड, की जो हमारी अधिगम है वो प्रौढ़ावस्था में रुक जाती है। थर्ड वन इज द लर्निंग स्टॉप एट, थर्ड वन इज द इन यूथ आवर अंडरस्टैंडिंग इज बेटर, यानी कि जवानी में हमारी समझ बेहतर होती है, डी वाले अवस्था में कोई अधिगम नहीं होता। तो इस वजह से आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, अधिगम का आयु से संबंध। तो ये रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, लर्निंग का एज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान की शब्दावली में सीमित अर्थ में वृद्धि का क्या अर्थ है। आपने अब बताना है व्हाट इज द मीन बाय ग्रोथ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्मोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट है आपका बालक का बौद्धिक विकास, सेकंड है बालक के आकार, भार और कद में वृद्धि, थर्ड है इसका संबंध शरीर की क्रियाओं में से, फोर्थ है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज द इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट। क्यों, ये यहाँ पर क्यों आया, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ कैसी होती है, मेजरेबल क्वांटिटी होती है, यानी कि जिसको हम माप सकते हैं। तो हम साइज को भी माप सकते हैं कि कितनी हाइट हुई है, वेट को भी हम माप सकते हैं कितना इसका वेट है, और हाइट को भी हम माप सकते हैं। तो इसलिए क्या होगी आपकी ग्रोथ का आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर कि इट इज द इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, एक हमारी एक क्वालिटेटिव एंटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार एक बालक 2 वर्ष की आयु तक कितने शब्द सीखता है। तो इसका आंसर यहाँ पर पहले से ही टिक किया है, तो मोस्टली वो 272 शब्द सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समरूपता में कमी से क्या अभिप्राय है। पहला है आपका वृद्धि और विकास में कोई समरूपता नहीं है, सेकंड है विकास सतत है परंतु भिन्न भिन्न अवस्थाओं में समरूप नहीं, थर्ड है आपका शैशव काल में विकास धीमा होता है, फोर्थ है आपका वृद्धि की विकास साथ साथ चलते हैं। तो ये हिंदी वालों के लिए है। अगर हम इंग्लिश वालों की बात करें तो व्हाट इज मीन्ट बाय लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो उन्होंने बताना है अब देयर इज अ नो यूनिफॉर्मिटी बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस बट यूनिफॉर्म एट डिफरेंट स्टेज, थर्ड है आपका डेवलपमेंट इज स्लो एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी, फोर्थ है आपका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ गो साइड बाय साइड। तो आपने इसमें से बताना है कि क्या है समरूपता, क्या है समरूपता में कमी से क्या अभिप्राय है ना। पहला क्या है, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि वृद्धि और विकास में कोई समरूपता नहीं होती। सेकंड है आपका डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्म एट डिफरेंट स्टेज। तो इसमें क्या है, विकास सतत है परंतु भिन्न भिन्न अवस्थाओं में समरूप नहीं। फिर है आपका डेवलपमेंट इज स्लो एट द टाइम ऑफ इन्फेंसी, यानी कि शैशव काल में विकास धीमा होता है। एंड फोर्थ है आपका वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, कि जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो साइड बाय साइड चलते हैं।
इसमें लैक की बात कही गई है, कमी से का क्या अभिप्राय है, ये आपसे यहाँ पर कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्म एट डिफरेंट स्टेज। तो जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूअस होती रहती है, हम जीवन भर करते रहते हैं, बट नॉट यूनिफॉर्म एट डिफरेंट स्टेज। अब क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होगी। कई बच्चा क्या कर देते हैं, 2 महीने में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो कई बच्चे 6 महीने में चलना सीख लेते हैं, कई बच्चों को 1 साल लग जाती है, कईयों को 2 साल लग जाती है। तो क्या है, वो एक तरह से यूनिफॉर्म डिफरेंट स्टेज पर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाल्टन के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किसी प्रणाली में माता और पिता के कारण वंश परंपरा का कितना अनुपात होता है। एज पर स्टडी कंडक्ट बाय गाल्टन, व्हाट रेशो इज हेरिडिटी इज ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू फादर एंड मदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो आपने बताना है कि गाल्टन ने जो एक स्टडी की थी उसके अनुसार कि जो माता और पिता के वंश परंपरागत मतलब जीन्स हमारे को ट्रांसफर होते हैं वो कितने अनुपात में होते हैं, कितने परसेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका 25, सेकंड है आपका 12.5 एंड थर्ड है आपका 50%, फोर्थ है आपका 75%। तो आपने इसमें से बताना है। तो मोस्टली 50% जो होते हैं वो हमें माता से मिलते हैं एंड 50% हमें फादर से मिलते हैं। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी कि वातावरण में वे सब बाह्य कारक आते हैं जो तब से मनुष्य पर प्रभाव रखते हैं जब से उसके जीवन का आरंभ होता है। ठीक है, ये किसने कहा है? हु गेव दिस डेफिनेशन दैट एनवायरमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन्स लाइफ। फर्स्ट है आपका लॉन्गफील्ड, सेकंड है आपका वुडवर्थ, थर्ड है आपका डगलस, फोर्थ है आपका हॉलैंड। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है वुडवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में शरीर की बनावट, चरित्र, स्वभाव, अभिवृत्ति और पारिवारिक गुणों की भिन्नता क्यों होती है? वाई डू चिल्ड्रन डिफरेंट इन फिजिक, कैरेक्टर, हैबिट, एटीट्यूड एंड फैमिली स्टेट। ठीक है, आपने ये बताना है कि क्यों डिफरेंट होते हैं। ड्यू टू पेरेंट्स, पेरेंट्स की वजह से, ड्यू टू नरिशमेंट, जो उनको पोषण मिलता है उसकी वजह से, ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वंश परंपरागत और वातावरण की वजह से, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के कारण। आपने इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो जो हेरिडिटी होती है यानी कि हमारे आनुवंशिकता होती है और जो वातावरण होता है उसी से ही हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव को सृष्टि का सरताज क्यों कहा जाता है? फर्स्ट है समाज उसे सुविधाएं प्रदान करता है इसलिए कहा जाता है, सेकंड है आपका वह समाज का एक अभिन्न अंग है इसलिए, या वह एक जीवित प्राणी है इसलिए, या मानव की एक ऐसा प्राणी है जो चिंतन, तर्क और कल्पना की शक्ति से संपन्न है। तो आपने बताना है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, व्हाई इज मैन कॉल्ड द क्राउन ऑफ क्रिएशंस, तो फर्स्ट वन इज द सोसाइटी प्रोवाइड हिम फैसिलिटी, सेकंड वन इज द ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, थर्ड वन इज द ही इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फोर्थ वन इज द मैन इज द ओनली बीइंग एंडोड विद द पावर ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन। तो आपको यहाँ से आंसर पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जो इंसान है या मानव है उसके पास ही क्या होती है, तर्क शक्ति होती है और साथ ही साथ में उसके पास इमेजिनेशन होती है यानी कि कल्पना करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय एक विशेष वातावरण है जहां बच्चे के विकास को वांछित दिशा में प्राप्त करने के उद्देश्य से एक गुणवत्ता युक्त जीवन, कुछ प्रकार के कार्यों और व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं। कथन किसका है ये बताना है। हु सेड स्कूल इज अ स्पेशल एनवायरमेंट वेयर अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइक and certain type of activity and occupation are provided with the object of secure child development along desirable lines। तो ये किसने कहा है? फर्स्ट वन इज द महात्मा गांधी, सेकंड वन इज द जॉन डीवे, थर्ड वन इज द जॉन रस्किन, फोर्थ वन इज द जेनोम रोस। तो आपने बताना है कि किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर है जॉन डीवे। तो जॉन डीवे के अकॉर्डिंग क्या है कि स्कूल एक स्पेशल तरह का एनवायरमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द किशोरावस्था के दौरान कौन से सामाजिक विकास अवलोकित किए जाते हैं? काम के प्रति चेतना, मैत्रीपूर्ण संबंध, सामाजिक चेतना, उपयुक्त सभी। अगर हम इंग्लिश में बात करें, व्हाट सोशल डेवलपमेंट आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। तो एडोलेसेंस पीरियड के दौरान किस तरह की सोशल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होती है? फर्स्ट वन इज द सेक्स कॉन्शियसनेस, सेकंड इज द फ्रेंडली रिलेशनशिप, थर्ड वन इज द सोशल कॉन्शियसनेस, फोर्थ वन इज द ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान बच्चों के अंदर
सबसे पहले तो सेक्स कॉन्शियसनेस आ जाती है, उनको पहचान हो जाती है मेल और फीमेल में। सेकंड वन इज द फ्रेंडली रिलेशनशिप, वो सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। एंड सामाजिक चेतना, और उनके अंदर क्या आ जाती है, एक तरह का कि हमने क्या बनना है, अब हमारी क्या सोसाइटी में हम कहाँ पर प्लेस करते हैं, है ना, हमारी हम कहते हैं ना, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम किस तरह से अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों के अंदर है वो कब आ जाती है, एडोलेसेंस पीरियड में आ जाती है। ठीक है, फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास संवेदी मोटर अवस्था की कौन सी अवस्था है? अगर हम इंग्लिश में बात करें, व्हाट इज द सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो सेंसरी मोटर स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कब आती है? फर्स्ट है आपका जन्म से 2 वर्ष तक, सेकंड है 2 से 7 वर्ष तक, थर्ड है आपके 7 से 11 वर्ष तक, और फोर्थ है आपकी 11 वर्ष और इससे अधिक। तो सेंसरी मोटर स्टेज प्याजे की सबसे पहली स्टेज होती है, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनकी 4 स्टेजेस के बारे में, सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह की इनकी 4 स्टेजेस है जिसके बारे में हम जब पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनकी सेंसरी मोटर स्टेज ही आती है ना। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, फिर ऑपरेशनल स्टेज आती है, फिर कंक्रीट स्टेज हमारी आती है। ठीक है, इस तरह की इनकी स्टेजेस आती है। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।